मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है भारतेंदु युगीन रंगमंच। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु युगीन रंगमंच। देखो बच्चों, ऐसा माना जाता है कि हिंदी में जो नाटकों का प्रारंभ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लोक चेतना के विकास के उद्देश्य से इस युग में भारतेंदु और उसके समकालीन नाटककारों ने नाटकों की रचना की थी। यानी कि यही कारण था कि उस समय जो सामाजिक समस्याएं थी उन्हीं को नाटकों में अभिव्यक्त होने का अवसर मिला था। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि उस समय की जो भी समस्याएं थी उन्हें नाटकों के द्वारा ही दर्शाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो हिंदी में साहित्य रंगमंच है उसके निर्माण का जो श्री गणेश है वो अमानत लखनवी के इंद्र सभा नामक गीति रूपक से माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि जो इंद्र सभा है वो वास्तव में रंगमंचीय कृति थी ही नहीं, क्योंकि इसमें शामियाने के नीचे खुले स्टेज रहता था और नौटंकी की तरह ही तीनों ओर दर्शक बैठते थे तथा एक ओर तख्ते पर राजा इंद्र का आसन लगा दिया जाता था और परियों के लिए कुर्सियां रख दी जाती थीं। पीछे एक लाल रंग का पर्दा लगा दिया जाता था जहां से पात्र प्रवेश किया करते थे। उस समय पर यह नाटकीय रंगमंच इतना लोकप्रिय हुआ था कि इसके अनुकरण पर कई और सभाएं भी रची गई थी, जैसे कि मदारी लाल की इंद्र सभा, हवाई इंद्र सभा, दरियाई इंद्र सभा। ये सब इंद्र सभाएं जो थी इसी का अनुकरण करके ही रची गई थी। यहाँ तक कि जो पारसी नाटक मंडलियाँ थी उन्होंने भी इस सभाओं को अपनाने का प्रयत्न किया। लेकिन ये जो सभाएं होती थी ये ना तो नाटक थे और ना ही इन्हें हिंदी का रंगमंच निर्मित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्हें क्या मानते थे? इन्हें वो केवल नाटकाभ्यास कहते थे। इस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी रंगमंच और नाटक रचना के साहित्य प्रयास तो किए, लेकिन फिर भी हिंदी का वास्तविक और स्थायी रंगमंच निर्मित और विकसित वो नहीं कर पाए। तो यह कहा जा सकता है कि सन 1850 से सन 1868 तक हिंदी रंगमंच का उदय और प्रचार प्रसार तो हुआ, लेकिन स्थायी निर्माण और विकास नहीं हो पाया। पारसी नाटक मंडलियों के अतिरिक्त और भी कई व्यावसायिक मंडलियां थी जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर निर्मित हुए, लेकिन इनमें से साहित्य संपन्नता का अभाव ही पाया गया। यानी कि बहुत सारी ऐसी नाटक मंडलियां थी जिन्होंने इस प्रकार के नाटक दिखाने का प्रयास तो किया, लेकिन साहित्य संपन्नता का अभाव सभी नाटकों में पाया जाता था। इन व्यावसायिक मंडलियों के प्रयत्न से हिंदी रंगमंच की जो रूपरेखा बनी, प्रचार प्रसार का जो काम हुआ तथा इसमें इसके कारण जो भी अच्छे नाटककार हिंदी को मिले थे, लेकिन इस अवसर और परिस्थिति का लाभ वो नहीं उठा सके। इसका कारण था कि इसके नाटकों में संपन्नता का अभाव पाया गया था। वैसे तो भारतेंदु के जो नाटक थे उनके लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है, जबकि नाटक तो उनके द्वारा पहले भी लिखे जाते रहे हैं, लेकिन खड़ी बोली में नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया था। लेकिन भारतेंदु के पूर्ववर्ती नाटककारों में रीवा नरेश, विश्वनाथ सिंह ने ब्रिज भाषा में लिखे गए नाटक आनंद रघुनंदन और भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुष को अनेक विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। यानी कि ये जो दो नाटक है आनंद रघुनंदन और नहुष, इन दोनों को विद्वान जो है वो हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। हिंदी में साहित्य रंगमंच और नाटक सृजन की दृष्टि से सन 1868 ईस्वी का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष में भारतेंदु के नाटक लेखन और उसका मंचन
का श्री गणेश इसी वर्ष में माना जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि जो 1868 में ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु ने नाटक लिखने का प्रारंभ भी इसी वर्ष में किया था और उनके नाटकों का मंचन भी इसी वर्ष में माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व जो भी नाटक हिंदी में रचे गए थे वे उनमें ना तो पात्रों के प्रवेश गमन की कोई व्यवस्था थी और ना ही दृश्य योजना से वो युक्त थे। यहाँ तक कि हरिश्चंद्र के पिताजी गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुष और महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन भी पूर्व नाटक नहीं माने गए, क्योंकि इनमें पर्दे और दृश्यों आदि की योजना वाला रंगमंच निर्मित नहीं हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि 3 अप्रैल 1868 को पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित नाटक था जानकी मंगल। इस नाटक का अभिनय बनारस थिएटर में आयोजित किया गया था। बताया जाता है कि जिस दिन नाटक का प्रदर्शन था उस दिन लक्ष्मण का अभिनय करने वाले लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब समस्या यह खड़ी हो गई थी कि लक्ष्मण का अभिनय किस प्रकार किया जाएगा। उस दिन अगर भारतेंदु स्थिति को ना संभालते तो नाटक आयोजन को स्थगित करना पड़ता। भारतेंदु ने 1-1.5 घंटे में ही केवल लक्ष्मण की ही नहीं बल्कि पूरे जानकी मंगल जो नाटक था उसको ही मस्तिष्क में बिठा लिया, यानी कि 1-1.5 घंटे में उन्होंने इतना अच्छे से सब कुछ संभाल लिया और पूरे नाटक को उन्होंने अच्छे से मस्तिष्क में बिठा लिया कि किस प्रकार से अभिनय किया जाएगा। यह उन दिनों की बात है जब उच्च कुल के लोग अभिनय करना अपनी कुलीन मर्यादा के अनुकूल नहीं समझते थे, लेकिन भारतेंदु ने किसी प्रकार की परवाह किए बिना रंगमंच पर सक्रिय भाग लेना आरंभ कर दिया। इसी समय उन्होंने नाटक सृजन भी आरंभ किए। भारतेंदु ने सन 1868 से लेकर सन 1885 तक, यानी कि अपने जीवन के इन 17 वर्षों में इन्होंने अनेक नाटकों का सर्जन भी किया। यहाँ तक कि अनेक नाटकों में स्वयं भी अभिनय किया, अनेक रंगमंच शालाएं निर्मित कराई और हिंदी रंगमंच के स्थापन और विकास का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। यही नहीं, भारतेंदु ने अनेक लेखकों और रंगकर्मियों को नाटक सृजन और अभिनय के लिए भी प्रेरित किया। भारतेंदु की प्रेरणा से काशी, प्रयाग, कानपुर आदि कई स्थानों पर हिंदी के साहित्य रंगमंच भी स्थापित किए गए। अब बात करेंगे हम कि भारतेंदु युग में स्थापित प्रमुख साहित्य रंगमंच कौन कौन से थे। देखिए बच्चों, इसमें जो सबसे पहले जो इसका रंगमंच स्थापित किया गया था वो था हिंदी रंगमंच का जो प्रारंभ है वो 1853 ईस्वी में नेपाल के माटा गांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है, परंतु यह रंगमंच केवल नेपाल तक ही सीमित रह गया, यानी कि नेपाल तक ही इसका काम खत्म हो गया। वहीं पर इसके आगे कोई इसका जिक्र नहीं हुआ, किसी प्रकार का इसमें कोई विकास नहीं हुआ। अगला जो उन्होंने रंगमंच स्थापित किया था वो क्या था कि हिंदी रंगमंच का जो उत्थान है वो 1871 ईस्वी में स्थापित अल्फ्रेड नामक मंडली से हुआ था, जिसमें भारतेंदु रामकृष्ण दास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया गया था। राधेश्याम कथावाचक इस मंडली के जो थे वो प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। इस मंडली के मंच पर स्त्री जो चरित्र है, स्त्री पात्र की भूमिका भी पुरुष पात्र ही निभाया करते थे। अगली जो रंगमंच स्थापित हुआ था वो क्या था कि 1884 ईस्वी में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेरी नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थिएटर पर ही किया गया था। इसका अगला कौन सा है कि हिंदी रंगमंच के विकास में 1906 में भारतेंदु नाटक मंडली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस मंडली में लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया गया था, जिसमें कौन कौन से नाटक प्रमुख माने गए हैं। सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त इस मंडली के प्रमुख नाटक माने गए हैं। आगे चलकर 1939 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वनाथ की विक्रम परिषद की स्थापना हुई थी।
इसमें जो नाटक का ये जो नाटक थे जो इसमें प्रस्तुत किए गए थे, इसमें स्त्री पात्रों के लिए स्त्री के द्वारा ही अभिनय करने की परंपरा शुरू हो गई थी। यानी कि जो इससे पहले जो नाटक थे उसमें स्त्री पात्र की जो निभाया जाता था वो पुरुष पात्र निभाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें स्त्री पात्र की जो भूमिका थी वो स्त्रियों के द्वारा ही निभाई जाती थी। अगला है कि हिंदी रंगमंच के विकास में काशी के बाद इलाहाबाद के रंगमंच का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यहाँ के महत्वपूर्ण नाटक मंचन थे आर्य नाटक सभा, श्री रामलीला नाटक मंडली और हिंदी नाट्य समिति। ये इसकी प्रमुख समितियाँ, प्रमुख जो सभाएं थी उस समय की जो इलाहाबाद में करी गई थी। अगला है कि काशी के बाद क्या था, कानपुर की संस्थाओं ने भी हिंदी रंगमंच को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के प्रमुख नाटक मंचन कौन कौन से थे? भारत नाट्य समिति और भारतीय कला मंदिर, ये इसकी प्रमुख समितियाँ थी दोनों। अब हम इसकी बात करेंगे विशेषताओं की। इसकी पहली कौन सी विशेषता है? राष्ट्रीयता की भावना। जो भारतेंदु युग था वो 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या था कि गुलामी का दौर चल रहा था, इसलिए भारतेंदु ने अपने नाटकों के माध्यम से देशवासियों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जगाने का काम किया, जिससे देशवासियों में राष्ट्रीयता के भाव का उदय होना स्वाभाविक था। इस युग के रचनाकारों की रचनाओं में भी देशभक्ति के स्वर विशेष रूप से देखे जा सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो उनके जो नाटक थे उसमें देश प्रेम की भावना को विशेष रूप से उन्होंने दिखाने का प्रयत्न किया था। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है जनवादी विचारधारा। इसमें क्या था कि भारतेंदु नाटकों में पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं थे। वे क्या थे कि जो पुराने ढांचे थे, नाटकों के जो पुराने ढांचे थे वो उनमें बदलाव लाकर नयापन लाना चाहते थे। वे अपने नाटकों में राजनीतिक स्वाधीनता ही नहीं बल्कि मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे को भी दर्शाना चाहते थे। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? हास्य व्यंग्य की प्रधानता। भारतेंदु के जो नाटक थे उसमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता पाई जाती है। इन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ियों, छुआछूत, अंग्रेजी शासन और पाश्चात्य सभ्यता पर व्यंग्य के लिए शैलियों के नए नए प्रयोग किए हैं। इसकी चौथी विशेषता है प्राकृतिक वर्णन। भारतेंदु ने अपने नाटकों में प्राकृतिक वर्णन पर विशेष ध्यान दिया है। इनके नाटकों में श्रृंगार भावना की प्रधानता देखी जा सकती है, यानी कि प्रकृति के लिए इनका विशेष आकर्षण था जो कि उन्होंने अपने नाटकों में दिखाने का भरपूर प्रयत्न किया है। इसकी जो पांचवी विशेषता है वो क्या है? भारतीय संस्कृति का गौरवगान। भारतेंदु ने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाया है और पश्चिमी संस्कृति को उच्च बताने वालों के विरोध में इन्होंने अपने नाटकों में भरपूर व्यंग भी किए हैं और साथ ही इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भी भरपूर विरोध किया है। अगली इनके नाटकों में जो विशेषता थी वो थी नारी का सम्मान। भारतेंदु ने अपने नाटकों में नारी के सम्मान पर विशेष बल दिया है। इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से बाल विवाह पर रोक और नारी शिक्षा पर अधिक बल देने का प्रयास किया है। यानी कि जो हमारे समाज की जो बुराई है बाल विवाह, इसके ऊपर तो इन्होंने विशेष करके अपने नाटकों में दिखाने का प्रयत्न किया है और साथ में नारी शिक्षा पर भी बहुत अधिक ही बल दिया है। तो ये तो था भारतेंदु रंगमंच। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।